हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और यू कैन से सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम यू कैन से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। विल बी योर लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम जनरली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरफेस, राइट। इंटरफेस क्या होता है, मैं एक रफ आइडिया दे दूं आप लोगों को। तो इंटरफेस इज द फेस वेयर सेल इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन। इंटरफेस क्या होता है, ऐसा फेज होता है जिसमें क्या दिखाई देगा, प्रिपरेशन ऑफ द सेल, अपने आप को वो प्रिपेयर करेगा फॉर सेल डिवीजन, राइट। सो पढ़ते हैं। जनरली हम इंटरफेस में 3 सब फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो इफ यू सी, यहाँ पर बताया हुआ है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल। ग्रोथ मतलब एक छोटा सा सेल है, राइट। एक छोटा सा सेल है, न्यू फॉर्म्ड सेल है। वो पहले तो उसके लाइफ में क्या करेगा, ग्रो होगा, बड़ा होगा, राइट। फिर बड़ा होने के बाद क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक सेल साइकिल है, इसको याद रखना है, ग्रोथ एंड डिवीजन, राइट। सो यहाँ पर बोला है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, राइट। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, गिविंग राइज टू यंग वन। ये दो क्या है, एक फीचर है, एक एट्रीब्यूट है सेल की, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। All cell reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to 2 daughter cell each time they divide, right। हमारे पास एक सेल है, वो क्या करेगा, पहले तो बड़ा होगा, ग्रो होगा, फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगे। अब वो 2 सेल जो है वो फिर से डिवाइड होगी, कितने बनाएंगे, 4 सेल्स बनाएंगे। 4 सेल्स फिर से डिवाइड होगी, कितने बनाएंगे, 8। तो आप देख रहे हो कि जो सेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny, right। So एक सेल से आपको यहाँ पर मैंने बताया कि एक सेल से कैसे 10 सेल, नॉट 10, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे करके 64 सेल, 128 सेल, राइट। तो एक सिंगल सेल से कितना बड़ा सेल का पॉपुलेशन तैयार हो रहा है, राइट। In other words, cell cycle of growth and division allows single cell to form a structure consisting of millions of cells, right। So एक सेल से बहुत सारे सेल्स, हम millions of cells बन सकते हैं, राइट। जो कि किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन, राइट। सेल डिविजन जो है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप का होता है, इसको याद रखना है, माइटोसिस, मियोसिस, राइट। आने वाले लेक्चर्स में हम माइटोसिस एंड मियोसिस ही पढ़ने वाले हैं, राइट। आज मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कि जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो टर्म है, इट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। माइटोसिस प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल व्हिच आर सिमिलर टू मदर सेल। तो माइटोसिस जो है ये एक ऐसे टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें जो न्यू सेल्स बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे टू द मदर या फिर पेरेंटल सेल। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ माइटोसिस। पहला है कर्न प्लाज्म थियरी, दूसरा है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। दोनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइटोसिस, कर्न प्लाज्म थियरी एंड द सरफेस वॉल्यूम रेशियो, दोनों पढ़ते हैं अभी आगे, चलो। सो व्हाट इज कर्न प्लाज्म थियरी, इसको पहले तो बता दूं किसने दिया था, हर्टविग, इंपॉर्टेंट है। प्रोपोज्ड कर्न प्लाज्म थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी माइटोसिस अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस, राइट। माइटोसिस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ सेल। ध्यान से सुनना है कि जो माइटोसिस है वो क्यों होता है, उस पर एक थियरी बनी है, कर्न प्लाज्म थियरी, जिसमें कहा गया है
कि माइटोसिस जो है ये होता है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द सेल, राइट। सो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? बाय कैपिटल के कैपिटल आई, राइट। सो व्हाट इज के आई? लेट्स सी। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई इज इक्वल्स टू Vn upon Vc minus n, Vn upon Vc minus n, right। Vn क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। Vc क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सेल। एंड Vc माइनस Vn क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। सो ये तीन जो टर्म्स दिए हैं उसको याद रखना है। Vn इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। Vc is what? The volume of cell. And Vc minus Vn is what? Volume of cytoplasm. नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर याद रखना है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल इज हाई, राइट। छोटा सेल है, राइट, और उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा? लेस होगा। न्यूक्लियस एफिशिएंटली कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्मॉल सेल, राइट। काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है बिकॉज बहुत ही छोटा है सेल और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी कम है, जिस वजह से न्यूक्लियस प्रॉपरली क्या करता है? रेगुलेट कर पाता है या कंट्रोल कर पाता है साइटोप्लाज्म की सारी एक्टिविटीज इन केस ऑफ स्मॉल सेल्स। लार्ज सेल्स में न्यूक्लियस फेल्स टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। उतनी ज्यादा एक्यूरेसी या बोल सकते हो एफिशिएंटली कंट्रोल नहीं कर पाता है लार्ज सेल की बात की जाए, बिकॉज यहां पर जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा है बिकॉज सेल क्या है? लार्ज है। टू अटेन द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ऑन मेटाबॉलिज्म अ लार्ज सेल डिवाइड्स इनटू टू। तो इस वजह से देखो यही यहां पर यही बताया है बिकॉज जो सेल है उसका साइज बड़ा होता है, इस वजह से न्यूक्लियस को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है, राइट। सो वो क्या करता है कि जो सेल है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर लेता है। जब वो दो में डिवाइड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर फिर क्या होगा? न्यूक्लियस उसको इजीली कंट्रोल कर पाएगा बिकॉज अब डिवाइड होने के बाद दोनों सेल्स का साइज छोटा है, एक बड़े सेल से छोटा सेल बन रहा है, राइट। तो बड़े सेल में दिक्कत आ रही है कि न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बिकॉज सेल का साइज बड़ा है, तो इस वजह से वो डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होकर दो छोटे सेल्स बनेंगे जहां पर जो न्यूक्लियस है वो सारे साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को रेगुलेट या फिर कंट्रोल कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पेरेंट सेल है, राइट। ये पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है पहले तो ये जो पेरेंट सेल है ये ग्रो करेगा, राइट। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये दो डॉटर सेल है, राइट। तो ये दो डॉटर सेल क्या होंगे? सबसे पहले ग्रो होंगे, राइट, अपने आप का साइज बढ़ाएंगे, फिर से साइज बढ़ा के फिर डिवाइड होंगे, राइट। सो यहाँ पर दिख रहा है आपको पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं। सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सेकेंड थियरी। Surface volume ratio is also considered as the cause of cell division. When a cell grows in size, its volume increases. मान रहे हो ये बात, जब भी सेल का साइज बढ़ेगा उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। इट विल बी मोर देन इट्स सरफेस, राइट। जितना उसमें उसके मैट्रिक्स में आना चाहिए उससे ज्यादा ही होगा, राइट। जितना मैट्रिक्स में साइटोप्लाज्म आना चाहिए उससे ज्यादा ही वहां पर जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको मैट्रिक्स में जो कंटेंट है वाटर वो ज्यादा दिखेगा, water and all other essential nutrients. So a stage will reach when the surface area becomes insufficient to draw the material, right। वही बात कही गई जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स है, राइट, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म या फिर वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट का कंटेंट होगा वो क्या होगा? एज कंपेयर टू द मैट्रिक्स के सरफेस एरिया उससे ज्यादा होगा, राइट। एट सच क्रिटिकल स्टेज डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट्स। तो जब सेल को ये पता चलता है, राइट, कि अब इसके अंदर का जो कंटेंट है, सेल के अंदर के जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा? डिवाइड करने को तैयार हो जाएगा, राइट। तो यहां पर देख सकते हो आप, राइट, ये सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशियो के बारे में बताया हुआ है। छोटा सेल है तो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, राइट, कि न्यूक्लियस जो एज इट इज है बट सेल उसके जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से बताया हुआ है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल याद रखना है स्टूडेंट्स, इसमें दो इवेंट होंगे।
इंपॉर्टेंट इवेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर सेल का ग्रोथ होगा और सेल का डिवीजन होगा। सिंपली सेल साइकिल क्या होता है, जो बार बार चीजें रिपीट होती हैं उसको हम बोलते हैं साइकिल, या फिर चेन में कंटिन्यू चलती है, राइट। सो सेल साइकिल में याद रखना है कि दो चीजें आपको दिखाई है, पहला है ग्रोथ, दूसरा है डिवीजन, राइट। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल आप मानकर चलो, जैसे कि किडनी सेल है, राइट, किडनी सेल के अलावा लिवर सेल है, राइट, ब्लड सेल्स हैं, राइट। सो ये सब हमेशा जो है क्या होते हैं, डिवाइडिंग होते रहते हैं। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन भी एक फेनोमेना है जो कि इन्वॉल्व होता है कहां पर, इन द सेल साइकिल। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way, right? Coordinated way में होना चाहिए। coordinated आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, राइट, कि पहले सेल जो है वो ग्रो करेगा, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेशन उसी मोमेंट पे, जैसे जैसे सेल ग्रो कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर उसके बाद इमीडिएटली सेल डिवाइड करेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये एक कोऑर्डिनेट मैनर में होना चाहिए ताकि जो डिवीजन है वो करेक्टली हो सके, राइट। वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम का मतलब है यहाँ पर कि जो डीएनए है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो दोनों ही सेल में, जो दो नए सेल बने हैं या जो दो प्रोजेनी सेल बने हैं उनमें जो डीएनए है उसकी क्वांटिटी क्या हो, इंटैक्ट हो, एज इट इज हो, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। तो यहाँ पर definition बताया है कि एक coordinated manner में जो processes होंगे, कौन से processes, duplicates its genome मतलब DNA का replication होगा, synthesis of other constituents of the cell मतलब जो नए नए सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बनेंगे। मतलब देखो अभी एक नया सेल है तो उसमें मान लो सिर्फ न्यूक्लियस है, राइट। अब उसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, मतलब बनेंगे। आप मान लो प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, राइट। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ, इससे क्या होगा, जो सेल का साइज है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। बिकॉज पहले न्यूक्लियस था तो मान रहे थे हम छोटा सेल है, बट अभी क्या हो रही है, धीरे धीरे बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिस वजह से सेल का साइज क्या होते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, राइट। उसी दौरान क्या होगा, वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम होगा, राइट। फिर इवेंचुअली देयर विल बी द डिवीजन ऑफ द सेल एंड दिस एंटायर प्रोसेस विल बी द सेल साइकिल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, लगातार, मैं वही बता रहा था तुम लोग को कि जो ग्रोथ है वो लगातार होते रहेगा। DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle, right। DNA रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेज पर होगा जिसको बोलते हैं एस फेज, आगे पढ़ेंगे हम एस फेज, राइट। जबकि जो ग्रोथ है सेल का वो लगातार होते रहेगा, राइट, चाहे वो एस फेज हो या उससे पहले का फेज हो या उससे बाद में का फेज हो। The replicated chromosomes DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during cell division, right। So cell division में आपने कैरियोकाइनेसिस सुना है, right। तो ये कैरियोकाइनेसिस ये एक ऐसा इवेंट है जिसके वजह से जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर डीएनए जो हमने डुप्लीकेट कराया, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनटू डॉटर, राइट। कौन से प्रोसेस से, कैरियोकाइनेसिस। These events are themselves under genetic control. So students next देखते हैं phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. These cells divides once in approximately every 24 hours. Human cell की बात की जाए तो हर 24 hours में वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, right। Yeast can progress
थ्रू दी सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनका जो डिवीजन टाइम है वो याद रखना है कि ह्यूमंस में कितने आवर्स होता है 24 आवर्स, ईस्ट में कितना होता है 90 मिनट्स में एक ईस्ट सेल डिवाइड कर जाता है इनटू 2। द टाइम पीरियड ऑफ ईच सेल साइकिल इज वेरीड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, राइट। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो डिवीजन टाइम है वो अलग है। जैसे ई कोलाई का जो डिवीजन टाइम है वो सबसे कम है 20 मिनट्स। हर 20 मिनट्स वो क्या करता है, डुप्लीकेट कर जाता है। एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। तो यहां पर याद रखना है कि ये जो 24 आवर्स है, ये जो 90 मिनट्स है, इसमें तीनों प्रोसेस होंगे। सेल साइकिल के तीनों प्रोसेस कौन से हैं? सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। तो ये तीनों प्रोसेस जो है ये ईस्ट में 90 मिनट्स में होगा, ह्यूमन सेल में 24 आवर्स में होगा, ई कोलाई में 20 मिनट्स में होगा, राइट। तो आप सोच सकते हो कि कितना जल्दी ई कोलाई में ये तीनों प्रोसेस फटाफट हो रहे हैं। और जबकि ह्यूमंस में आप देख रहे हो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमंस और ई कोलाई को आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इस वजह से ह्यूमंस में जो डिवीजन है या सेल साइकिल जो है वो मैं कह लूं तो सेल साइकिल ज्यादा टाइम ले रहा है, जबकि ई कोलाई में कॉम्प्लेक्सिटी कम है बिकॉज प्रोकैरियोट्स है। तो यहां पर जो सेल साइकिल है वो एज कंपेयर टू ह्यूमंस कम है। सेल साइकिल इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस को याद रखना है। सेल साइकिल के पास 2 स्टेजेस हैं, एक है इंटरफेज जो हम आज पढ़ेंगे और दूसरा है डिवीजन फेज, दैट इज एम फेज। एम मतलब होगा माइटोसिस या मियोसिस, राइट। सो इंटरफेज इज द फेज ऑफ ग्रोथ, इसको याद रखना। इंटरफेज क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द फेज ऑफ ग्रोथ, राइट। और जो डिवीजन फेज होता है दैट इज एम फेज, वो होता है द फेज ऑफ सेल डिवीजन। डिवीजन नाम ही दिया हुआ है, राइट। सो इसको याद रखना है। 2 फेज, राइट। पहला है इंटरफेज जिसमें हम देखेंगे सेल का ग्रोथ, और डिवीजन फेज जिसमें हम देखेंगे सेल का डिवीजन। तो यहां पर देखिए ग्राफ डायग्राम दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर आपको G1 दिख रहा है कुछ, राइट, S दिख रहा है कुछ, G2 दिख रहा है कुछ, राइट। सो ये G1, S और G2, दीज आर दी सब फेजेस ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, राइट। ये 2 एम फेज के बीच का फेज है जिसको बोला है इंटर, इसीलिए बोला है इंटरफेस, राइट। एक सेल है डिवाइड हुआ, 2 बने, राइट। एक सेल से 2 सेल बने। अब वो 2 सेल जो 2 डॉटर सेल बने हैं उनके बीच में डिवीजन होने से पहले या फिर उनका डिवीजन होने से पहले क्या होगा? इंटरफेस। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 2 डिवीजन या फिर 2 एम फेज के बीच में क्या होता है? एक इंटरफेस। इन इंटरफेस सेल ग्रोज इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी बात की, जो इंटरफेस है या ग्रोथ वाला फेज है उसमें जनरली क्या होगा? सेल का साइज बढ़ेगा और सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर दी नेक्स्ट डिवीजन। इंटरफेस इज मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफेस क्या है? इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने क्या पढ़ा कि सेल साइकिल में इंटरफेस है और एम फेस है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, 95% इंपॉर्टेंट, 95% जो टाइम होता है वो किस में लगता है? सेल को प्रिपेयर करने में या सेल को ग्रो करने में, दैट इज इंटरफेस। जैसे कि 24 आवर्स है ह्यूमंस में सेल साइकिल, राइट। ह्यूमंस में कितना है? 24 आवर्स। तो इस 24 आवर्स में मानकर चलो आप अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स तो सिर्फ इंटरफेस में जाएगा, राइट। सो कितना टाइम जाएगा? 23 आवर्स इन प्रिपेयरिंग द सेल, ग्रोइंग द सेल। बस ह्यूमंस की बात करो। सो सिर्फ 1 घंटा होगा जहां पर सेल डिवाइड होगा, 1 घंटे में ही सेल क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। तो याद रखना है इंटरफेस इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, एंड जो 95% टाइम होता है सेल साइकिल का वो कहां कंज्यूम होता है? इन द इंटरफेस। एग्जांपल याद रखना है, ह्यूमंस में 23 आवर्स तो इंटरफेस में लगते हैं और 1 आवर्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो ये इंटरफेस है, राइट। ये क्या है? एक एम फेज है, राइट। एम फेज है, फिर ये तीनों मिलाकर एक इंटरफेस बनेगा, राइट। फिर आप देख पाओगे कि
इन तीनों के होने के बाद एम फेज होगा, राइट, फिर से ये होगा G1 SG2। तो आपको समझ में आ रहा है एम फेज, दो एम फेज के बीच में क्या है, एक इंटरफेस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ सेल साइकिल में आगे इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है देखते हैं। A series of metabolic changes occur during interphase in cell, right। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इंटरफेस में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, राइट। मेटाबॉलिक चेंजेस का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स आरआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर बताया हुआ है मेटाबॉलिक चेंजेस होगा, यूजफुल प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनेंगे। These changes are not visible under microscope, so some scientists termed interphase as resting phase, right। So इसको क्या नाम दिया था कुछ साइंटिस्ट ने, resting phase, okay। It is the time during which a cell is preparing for division by undergoing both cell growth and the DNA replication in orderly manner। तो जैसे मैं बता रहा हूं बार बार कि जो इंटरफेस है इसमें क्या होगा, प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन, राइट, जिसमें हम देखेंगे सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, इसके अलावा कुछ दैट इज मेटाबॉलिक चेंजेस। नेक्स्ट, हार्वर्ड एंड पेलैक क्लासिफाइड इंटरफेस इनटू 3 सब फेजेस या फिर 3 सब स्टेजेस। इंपॉर्टेंट याद रखना है, हार्वर्ड एंड पेलैक क्लासिफाइड इंटरफेस इनटू 3 सब स्टेजेस, राइट। तो यहां पर आपको दिखेगा डायग्राम जिसमें आपको दिख रहा है G1 phase, S phase and G2 phase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. This is the what? The M phase. So यहाँ पर स्टूडेंट्स ये तीनों सब स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। G1 phase which is known as pre-DNA synthesis phase, S phase और DNA synthesis phase, G2 phase और post-DNA synthesis phase, right? So G1 पहले हो रहा है, किसके पहले हो रहा है, एस फेज की, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। G2 डीएनए सिंथेसिस के बाद होगा, राइट, इसके लिए इसको कहा गया है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। और G2, G का मतलब यहां पर स्टूडेंट्स गैप, व्हाट इज G, गैप 1, व्हाट इज G हियर, गैप 2। तो गैप 1 और गैप 2 के बीच में है एस फेज सिंथेसिस फेज। G1 फेज को प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोला है बिकॉज डीएनए सिंथेसिस से पहले या डीएनए रेप्लिकेशन से पहले G1 फेज है, और G2 फेज को पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज कहा गया बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होगा, ओके, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम वन बाय वन हर एक फेज को समझते हैं, राइट। पहला है G1 फेज और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। G1 फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation, राइट, माइटोसिस शुरू होने से पहले, right, and initiation of DNA replication. During G1 phase the cell is metabolically active and continuously grow। जैसे मैं बता रहा हूँ G1 phase इंटरफेस का एक पार्ट है। अब इसमें क्या होने वाला है, जो सेल है वो क्या करेगा, नए नए सेल ऑर्गेनेल्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, आरएनएस बनाएगा, तो इससे क्या होगा, सेल ग्रो कर जाएगा साइज में। During G1 phase most of the cell organelles increase in size and increase in cell and cell rapidly synthesize different types of RNAs and proteins, right। तो यहाँ पर बताया हुआ है G1 फेज में क्या होने वाला है, सेल ऑर्गेनेल्स सिंथेसाइज होंगे, इनका साइज इंक्रीज होगा सेल में, जिस वजह से सेल का साइज भी ग्रो करेगा, राइट। आप समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, राइट। एक बलून है, राइट, उसमें आप गैस भर दो तो उसका साइज जो है क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, राइट। सेम चीज यहाँ पर है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, आरएनएस बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, जिस वजह से सेल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, synthesis of new protoplasm takes place in cell and it starts growing in the size. Cell grows maximum in G1 phase। याद रखना है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ सेल का कौन से फेज में होता है, इन द G1 फेज, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ या फिर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सेल का जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो भी हो रहा है, जिससे आरएनएस एंड प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स बनते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर याद रखना है
देखो ये जीवन ये एम फेज से पहले हो रहा है, राइट, जीवन एम फेज से पहले हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज। क्या बोलेंगे जीवन को? प्री माइटोटिक फेज, बिकॉज ये एम फेज से पहले हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एस फेज और डीएनए सिंथेसिस फेज। Replication of nuclear DNA and synthesis of histone proteins takes place in S phase. Important याद रखना है, histone protein भी कौन से फेज में बनता है? S phase। कौन से फेज में बनता है? S phase। इसके अलावा क्या होगा? DNA replication. Replication of cytoplasmic DNA may occur in any stage of cell cycle. Replication of cytoplasmic DNA. Cytoplasmic DNA कौन सा है? Plasmid, राइट, तो उसका कब होगा? इन एनी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। बट जो न्यूक्लियर का डीएनए है उसका सिंथेसिस हमेशा कौन से फेज में होगा? एस फेज। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन व्हिच फेज? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सो योर आंसर शुड बी एस फेज। हिस्टोन प्रोटीन कौन से फेज में सिंथेसाइज होता है? इट शुड बी एस फेज, राइट। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इसको याद रखना है कि जो अमाउंट है डीएनए का पर सेल वो क्या हो जाएगा? डबल, बिकॉज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। एग्जांपल दिए हैं, देखो, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2c, इनिशियल अमाउंट जो है बिफोर रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इज 2c, देन इट इंक्रीजेस टू 4c, 2 का 4, आफ्टर DNA replication. However, there is no increase in the chromosome number. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, भले ही DNA replication हो रहा है, भले ही DNA replication हो रहा है, बट क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। There will be no increase in the chromosome number. If the cell has haploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase the number of chromosome remains the same, that is 2n. तो यहाँ पर आपको समझाया है कि जो G1 फेज है उसमें अगर जो सेल है वो डिप्लॉयड है तो S फेज खत्म होने के बाद भी वो डिप्लॉयड या रहेगा, राइट। सो यहाँ पर याद रखना है कि there will be no increase in the chromosome number, there will be increase in the amount of DNA per cell. The amount of DNA will be doubled after the S phase, right. S phase marks the phase of DNA replication, बहुत important है, and chromosome duplication. DNA content in the chromosome becomes double. कंटेंट जो डीएनए है, डीएनए का कंटेंट जो है क्रोमोसोम में वो डबल होगा। क्रोमोसोम हमेशा जो नंबर है वो नंबर उसका मेंटेन रहेगा। In animal cells, during S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplicates in the cytoplasm, right? तो एनिमल सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है एस फेज में, दैट इज सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, याद रखना है इसको। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बट एनिमल्स में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होगा एस फेज में, वो है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स इन दी साइटोप्लाज्म। थर्ड स्टूडेंट्स है G2 फेज और पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। एक्चुअली preparation, that is final preparation of M phase occurs during this G2 phase. So final preparation की बारी आ चुकी है। देखो G1 में क्या दिख रहा था? मैक्सिमम ग्रोथ दिख रहा था, सेल प्रिपेयर कर रहा था। एस फेज में भी हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, राइट, जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो है डबल हो रहा है, और G2 फेज में इज द फाइनल प्रिपरेशन। इसके बाद क्या आने वाला है? एम फेज, दैट इज द फेज ऑफ डिवीजन। स्पेशल मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर एम फेज आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एम फेज, एम फेज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहां सिंथेसाइज होते हैं? G2 फेज। इसीलिए इसको क्या बोला है? फाइनल प्रिपरेशन। एग्जांपल ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा which is required for formation of spindle fiber, which is required for the formation of spindle fibers. इसको याद रखना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां बनता है? G2 फेज में। सेल ग्रोथ, ओके, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फेज होता है G0 फेज। क्या होता है? G0 फेज, थोड़ा हटके। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. Example heart cell. कुछ cells adult animals में exhibit division, right? They do not exhibit division. Example heart cell and many other
सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली, कुछ ऐसे भी सेल्स हैं वो जो ओकेशनली डिवाइड होते हैं एज नीडेड टू रिप्लेस cells that have been lost because of injury or cell death, right? So यहाँ पर बताया कि कुछ cells कभी डिवाइड होते हैं, कुछ cells का जो डिवीजन है वो खत्म हो जाता है, right? So ऐसा क्यों होता है देखते हैं. These cells that do not divide further exits G1 phase or enter an inactive stage called quiescent stage G0 of the cell cycle. तो एक बार वो बन गए, मान लो हार्ट सेल बन गया, तो बनने के बाद वो G1 फेज से एग्जिट कर कहां जाएगा, इनटू G0. नॉर्मली क्या होगा, देखो एक नॉर्मल सेल होगा तो उसका जब भी वो बनेगा, डॉटर सेल जब भी बनेंगे तो वो G1 फेज में जाएगा, S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा और डिवाइड होगा. बट जो नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं जब वो बनेंगे, राइट, सपोज एक नॉन डिवाइडिंग डॉटर सेल बना तो वो G1 फेज में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, G0 फेज में, राइट, बिकॉज उसको डिवीजन नहीं करना है, राइट. तो G0 फेज को क्या कहा है, इनएक्टिव स्टेज. इनएक्टिव बिकॉज वहां पर जाने के बाद ना सेल के अंदर कुछ भी बोल सकते हो आप, जो डिवीजन है वो नहीं होगी, राइट, ऑल्दो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा. इस स्टेज, इनएक्टिव स्टेज को क्या कहा गया है, क्यूसेंट स्टेज. सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव. याद रखना है कि सेल की जो डेथ है वो नहीं होती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट नो लॉन्गर प्लोरिफिशेशन, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट. ओके, सो वो प्रोलिफरेट नहीं होता है, दैट इज डिवाइड नहीं होता है, unless called on to do so depending upon the requirement of the organism. Okay, so requirement के बेस पर वो फिर से G0 से G1 में आ सकता है, राइट, दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. आई बात समझ में, तो ये याद रखना है. G0 फेज इनएक्टिव स्टेज होता है, राइट, इसमें सेल भले ही डिवाइड नहीं होगा, प्रोलिफरेट नहीं होगा, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. याद रखना है, इट रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव. इंपॉर्टेंट लाइन है ये. ओके स्टूडेंट्स, सो तीनों फेज समझ में आ गया आपको, G1 फेज, S फेज, G2 फेज. G1 फेज में याद रखना है सेल ऑर्गेनल्स का साइज बढ़ेगा, न्यू सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइज होंगे, राइट, आरएनएस बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, जिसकी वजह से सेल जो है ग्रोथ होगा, राइट, सेल का ग्रोथ होगा, साइज में बढ़ते जाएगा. लगातार ये चीज हो रही है. उसी दौरान G1 से S फेज आ रहा है. S फेज की बात की जाए स्टूडेंट्स तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस S फेज में ही होगा. ओके, और एनिमल्स में सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी होगा, राइट. और G2 फेज में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हो रहे हैं, फाइनल प्रिपरेशन हो रहे हैं M फेज के लिए, राइट, जैसे ट्यूबुलिन सिंथेसिस. ट्यूबुलिन इज द प्रोटीन्स हेल्पिंग इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. G1 S G2. अब इसमें से याद रखना है, इसमें से कौन सा फेज सबसे बड़ा होगा, G1 फेज. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है. आउट ऑफ द 3 सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेस, out of the 3 sub stages of interface, the G1 phase is the longest phase. इसको याद रखना, ये भी MCQ में आ सकता है. Which of the following is the longest phase of interface? तो आपका आंसर होना चाहिए G1. G1 phase is the longest phase of the interface. अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल, राइट. ये ऐसी क्या चीज, ये ऐसी क्या मजबूरी है जो सेल को डिवाइड होने में हेल्प करेगी, राइट. हेल्प मजबूरी है तो हेल्प नहीं हम बोल सकते, कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सेल डिवाइड होता है, क्या उसके अंदर क्या सिग्नल्स आते हैं जिस वजह से सेल को पता चलता है कि मुझे डिवाइड होना है, मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना है, मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना है, राइट. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेल साइकिल इज रनिंग बाय अ प्रोटीन ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, साइक्लिन्स एंड CDKs, राइट. CDKs क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस. आगे पढ़ेंगे अभी. नर्स, टी हंट एंड हार्टवेल 2001 में इन्होंने स्टडी किया था ऑन सैक्रोमाइसिस. ये दो प्रोटीन्स के बारे में, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के बारे में किसने पता लगाया था, नर्स, टी हंट एंड हार्टवेल इन 2001 स्टडिंग सैक्रोमाइसिस, राइट. सैक्रोमाइसिस क्या है स्टूडेंट्स, ईस्ट. साइक्लिन्स एंड CDKs इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं. साइक्लिन्स एंड CDKs that is cycline dependent kinase.
Cell cycle is running by a group of special proteins called cyclines and cycline dependent kinase, जैसे मैं बता रहा हूँ. राइट, सो यहाँ पर अभी हम आगे एक डायग्राम देखेंगे जो आपको क्लियर कर देगा सारी चीजें. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, राइट, इस डायग्राम में आपको बताया G2M ट्रांजिशन, मतलब G2 से कैसे M फेज में ट्रांजिशन होता है, G1 से S फेज में ट्रांजिशन किस वजह से होता है, राइट. सो G1 से S में ट्रांजिशन किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट्स, सेल साइज एंड डीएनए डैमेज. अगर ये चारों कंडीशंस हैं तो G1 से S फेज में सेल क्या करेगा, जंप करेगा. ओके, G2M ट्रांजिशन किसकी वजह से होगा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल साइज, डीएनए डैमेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन. इसका मतलब याद रखना है कि जो S फेज में अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो हमेशा याद रखना है वो G2 फेज में सेल एंटर करेगा, दैट इज श्योर. इसको याद रखना है कि अगर स्टूडेंट्स G2 फेज में एंटर करना है तो उसके लिए याद रखना है S फेज में क्या होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन. राइट, अब यहां पर एक और चीज दी हुई है, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन, दैट इज एपीसी. अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल, आफ्टर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू क्रोमोसोम, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर इज एक्टिवेटेड. तो जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को अटैच हो जाते हैं, कौन से पार्ट को अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर्स, वहां पर फटाक से एक एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है. राइट, सो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये जो फैक्टर है इसका काम क्या है, ये एक सिग्नल है, एक फैक्टर है जो कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स करेगा एंड डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये दो चीज कौन करेगा, एपीसी, दैट इज एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर. ओके, सो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है आप लोगों को. राइट, सो द activity of enzymes known as the cyclin dependent kinase is regulates the cell cycle. Kinase is an enzyme that removes a phosphate group from ATP. Kinase एक ऐसे enzymes है जो क्या remove करते हैं, phosphate from the ATP. phosphate remove करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी मिलेगी, राइट, एंड ऐड टू अनदर प्रोटीन. तो वो phosphate को ऐड कर देंगे किसी और प्रोटीन में. The kinases involved in the cell cycles are called CDKs because they are activated when they combined with a key protein called cyclin. Cyclin dependent kinase क्यों बोला गया है इसको, because ये cyclin एक प्रोटीन है जो इस kinase को एक्टिवेट करता है. तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, cyclin है ना, cyclin के ऊपर डिपेंडेंट होगा, बिकॉज cyclin नहीं होगा तो ये CDKs एक्टिवेट नहीं होंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, cyclin dependent kinase. काइनेस का काम याद रखना है, काइनेस क्या करता है, इट रिमूव्स फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी एंड एड्स टू अनदर प्रोटीन. At some checkpoints, a kinase enzymes combines with cyclin and this moves the cell forward. तो cyclin और kinase combine हो जाएंगे at some checkpoints and this will help in moving the cell forward. सेल को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेगा. सेल को फॉरवर्ड से मतलब है G1 से S, G2 से M, ऐसे करके. G2M ट्रांजिशन, जो G2M ट्रांजिशन है इसको कौन ट्रिगर करता है, बाय मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, दैट इज MPF, मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, फॉर्म्ड बाय M साइक्लिन प्लस CDK2, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस. तो G2 से M फेज में ट्रांजिशन होना है तो ये कौन करता है, ये कौन करता है स्टूडेंट्स, बाय मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर. इंपॉर्टेंट है, कौन करता है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर. राइट, सो इसको याद रखना है आप लोगों को. राइट, सो स्टूडेंट्स दिस वाज द इंटरफेस. इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स याद रखना है सेल साइकिल का सीक्वेंस. इंटरफेस में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, हर एक सब स्टेजेस में, इंटरफेस के हर एक सब स्टेजेस में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस वाज फॉर द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.